गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी में भूगोल पार्ट चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 5 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भाग नंबर 5 पढ़ रहे थे। प्रकरण जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वह है पाइपलाइन। पाइपलाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वाले अध्याय के अंदर हम परिवहन के साधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, जिसमें परिवहन के जो स्थल परिवहन की बात कर रहे थे कि स्थल परिवहन के अंदर मुख्य रूप से परिवहन के 3 साधन हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जिसके ऊपर आज अध्ययन करेंगे वह है पाइपलाइन परिवहन। तो स्थल परिवहन के ऊपर 3 परिवहन के साधन हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था। अगर हम देखते हैं कि पहले जो हमारी पाइपलाइन एक परिवहन का एक साधन थी, वे बड़े बड़े जो शहर थे, जो महानगर थे या मेगा सिटी थे, और साथ में जो औद्योगिक नगरी थी, उस औद्योगिक नगरी में निवास करने वाले जितने भी वर्कर्स थे या वे कर्मचारी थे या उद्योगों में काम आने वाला पानी, चाहे वे मशीन को शीतल करने के रूप में काम आने वाला हो या फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसके रूप में काम आ रहा हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम आ रहा हो, तो उनके लिए पानी पहुंचाने का जो एक माध्यम था वह था पाइपलाइन। क्या था? पाइपलाइन माध्यम था। ऐसे ही जो बड़े बड़े महानगर थे, जो बड़े बड़े महानगर थे जहाँ पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो घनत्व था बहुत अधिक था, तो उन लोगों में पानी की बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बड़ी समस्या होती थी। तो इसलिए उन क्षेत्रों को पानी पहुंचाने के लिए भी परिवहन का, पाइप परिवहन का प्रयोग किया जाना लगा। तो ये तो हुई पहले की बात कि पहले जो पाइपलाइन जो परिवहन है वे औद्योगिक नगरी और बड़े शहरों में पानी की पूर्ति के लिए किया जाता था। लेकिन आज देखते हैं आधुनिक समय में तो पाइपलाइन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आज हम देखते हैं तो इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ये बता रहा है कि पहले तो पाइपलाइन का प्रयोग केवल बड़े शहरों और औद्योगिक नगरी में केवल पानी की पूर्ति के लिए किया जाता था। लेकिन आज का अगर हम युग देखते हैं, आज का हम समय देखते हैं कि पाइपलाइन का विस्तार कितना हो गया। तो आज के समय में जो पाइपलाइन है वे इसका उपयोग कच्चा तेल
जहाँ पर हमारी माइनिंग होती है, खाने होती है, जैसे कच्चा तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। जैसे भारत देश में हमारे देखते हैं, भारत देश अगर पूर्व में देखते हैं तो आसाम है, आसाम का डिगबोई क्षेत्र, गुजरात में देखते हैं अंकलेश्वर है, और महाराष्ट्र में देखते थे मुंबई हाई, और अगर हम बसीन में देखते हैं, मुंबई से उत्तर में जो स्थित है बसीन है, अर्बन सी में, तो ये तेल के क्षेत्र हैं। तो जिन क्षेत्रों से कच्चा तेल निकाला जाता है उनसे, और उस कच्चे तेल को रिफाइनरी तक, यानी कच्चे तेल को रिफाइनरी तक ले जाना, और रिफाइनरी माने शोधनशाला, क्योंकि जो भूमि से कच्चा तेल निकलता है वे शुद्ध नहीं होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की मिलावट होती है। तो उसको शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, किसके माध्यम से? शोधनशालाओं के माध्यम से उसको साफ किया जाता है। उस कच्चे तेल की जो अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को अलग किया जाता है, और अशुद्धियों को अलग करने के बाद में जो उपभोग कंट्री है या जहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है, तो उसके बाद में उसका आयात या निर्यात किया जाता है। तो इसलिए पाइपलाइन जो परिवहन है, न केवल कच्चे तेल वाली उन खानों तक ही सीमित है कि जहाँ केवल कच्चा तेल निकलता है, जहाँ पर खाने लगी हुई है, जहाँ कच्चा तेल निकाला जाता है, वहाँ से शोधनशालाओं तक, और शोधनशालाओं से जो तेल है वे जिस स्थान को तेल की जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही गैस है, जो गैस और उर्वरक है, खाद्य शब्द है, इनका भी आदान प्रदान किया जाता है। ये है आज के युग में। साथ में प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र उपरांत गैस शोधनशाला, उर्वरक कारखाना और बड़े ताप विद्युत ग्रह, जो बड़े बड़े ताप विद्युत ग्रह हैं, जो थर्मल पावर्स बने हैं, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब अगर हम पहले की और आज के युग की अगर पाइपलाइन परिवहन की कंपेयर करते हैं, अगर हम उसकी तुलना करते हैं, तो आज का जो आधुनिक का जो समय है, जो एक वैज्ञानिक और तकनीकी का समय आया है, जिससे कितना चेंजिंग हो गया, कितना परिवर्तित हो गया। साथ में यही नहीं, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में, जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ये जैसे लोहा का पिंड है, अब और ये हमारी पाइपलाइन है, ये हमारी मान लीजिए पाइपलाइन है। यही नहीं केवल लिक्विड को ही, लेकिन जो ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में करकर ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये लोहे का पिंड है, अब इस लोहे को पिंड को हम पाइपलाइन के द्वारा भेजना है, लेकिन डायरेक्ट लोहे के पिंड को पाइपलाइन से भेजेंगे तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसको हीटिंग देकर इसको उच्च तापमान पर इसको गलाया जाएगा। गलाने के बाद में जब ये लिक्विड होगा, बिल्कुल तरल पदार्थ बन जाएगा, तो तरल पदार्थ को पाइपलाइन के माध्यम से इसको संबंधित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यह है ठोस पदार्थ को भी हम उसका रूप चेंज कर उसको हम लिक्विड कर तरल पदार्थ तक उसको पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये इतना हमारा इसमें चेंजिंग हुआ है। साथ में सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, ऐसे हमारे भारत देश के अंदर शोधनशालाएं हैं, और जो बहुत दूर तक स्थित है, या कच्चे तेल के भंडार हैं,
उन सुदूर क्षेत्रों तक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत एक छोटा देश नहीं है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो पूरे विश्व के अंदर भारत का क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है, 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। इसी प्रकार से अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद में दूसरा स्थान है। तो इतने बड़े भौगोलिक देश के अंदर पाइपलाइन का जो प्रयोग है वे सुदूर आंतरिक भागों तक पहुंचाया जाता है, जहाँ शोधनशाला है या जहाँ पर कच्चे तेल के भंडार हैं, वहाँ पर इनको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। शोधनशालाएं जैसे हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसी शोधनशालाएं हैं। शोधनशालाएं वे शालाएं होती हैं जहाँ खान के द्वारा जो कच्चा तेल निकाला जाता है और उसको शोधनशाला में ले जाकर उसको परिष्कृत किया जाता है, उसकी अवशिष्टियाँ, उसकी अशुद्धियों को अलग किया जाता है और जो शुद्ध तेल है उसको अलग किया जाता है। तो वह एक स्थान होता है जिसे हम शोधनशाला कहते हैं। तो हमारे भारत देश के अंदर जो सुदूर क्षेत्र है या भारत के आंतरिक क्षेत्र है या हमारे समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शोधनशालाएं और तेल के भंडार हैं, जिसके कारण पाइपलाइन का जो महत्व है और अधिक बढ़ गया है। पाइपलाइन का उपयोग और अधिक बढ़ गया है। जैसे कुछ शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, तो बरौनी, मथुरा, पानीपत हरियाणा तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने आदि, ये हमारे भारत देश के अंदर ये शोधनशालाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे बरौनी और मथुरा, बरौनी मथुरा के अलावा पानीपत और पानीपत से तथा गैस पर आधारित और उर्वरक जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उन पर आधारित शोधनशालाएं बनी हुई हैं, जिन शोधनशालाओं में परिवहन के रूप में पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक लागत अधिक है। अब देखिए कि अगर पाइपलाइन परिवहन का हम प्रयोग करते हैं तो पाइपलाइन परिवहन के अंदर प्रारंभिक अवस्था में इसमें जो लागत है, जो हमारी पूंजी है, जो पैसा है या मुद्रा है, वे अधिक खर्च होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर हमें पाइपलाइन को स्थापित करना है एक परिवहन के रूप में, तो शुरुआती दौर के अंदर अधिक पूंजी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अधिक पैसे खर्च करने होंगे। तो कह रहा है कि प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन चलाने में न्यूनतम लागत और वहनांतरण देती है तथा हानियां इसमें नहीं के बराबर है। कह रहे कि चलाने में कि पाइपलाइन परिवहन के लिए अगर हम पाइपलाइन का परिवहन के रूप में प्रयोग करेंगे तो पाइपलाइन बिछाने में शुरुआत में अधिक पैसे की खर्च होंगे, अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन उस पाइपलाइन परिवहन को चलाने में या उसका रखरखाव करने में, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, उसमें इतनी अधिक लागत नहीं आएगी। या उसमें के उस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए अगर हम किसी कर्मचारी को भी हम अपॉइंट्स करते हैं तब भी इतने पैसे खर्च नहीं होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि पाइपलाइन एक बार बिछाने में पैसे अधिक लगते हैं, उसके बाद में उसका न्यूनतम खर्चा है।
अधिक खर्चा नहीं होता है। साथ में और इसकी क्या विशेषता है, पाइपलाइन परिवहन की वाहनांतरण देती है। वाहनांतरण कि ऐसा नहीं है कि एक वाहन से दूसरे वाहन के अंदर माल को अंतरण किया जाए, स्थानांतरण किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी एक रेल के अंदर जो वैगन है उसके अंदर किसी माल का लदान कर दिया और एक संबंधित बीच में स्टेशन पर जाके ट्रेन के डिब्बे चेंज हो गए, ट्रेन बदल गई, दूसरे डायरेक्शन गई, उसके माल उठाकर दूसरी गाड़ी में लोड किया जाए। या इसी प्रकार से कोई बस का साधन है, किसी निश्चित स्थान पर जा रही है और बीच में चेंज करनी होगी, उसके माल उतारकर दूसरे पर डाला जाए। ऐसा इसमें नहीं है कि इसमें वाहनांतरण नहीं है कि एक बार पाइपलाइन के माध्यम से जो भेज दिया ये माल उस निश्चित स्थान पर पहुंच जाएगा। हो सकता है इसकी कोई दूसरी उपशाखा हो तो उपशाखा को जोड़ा जाएगा। तथा हानियां इसमें नहीं के बराबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हानियां इसमें नहीं के बराबर है। पाइपलाइन परिवहन एक परिवहन का एक ऐसा साधन है जिसमें पर्यावरण दूषित नहीं होता है। ये हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। जैसे हमारे सड़क मार्ग और रेल परिवहन के द्वारा हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। जैसे सड़क मार्ग के ऊपर चलने वाले जो वाहन है, उस वाहन में जब ईंधन जलता है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, तो उससे जो गैस निकलती है उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो एक विषैली गैस होती है जिससे अस्थमा जैसी बीमारी को जन्म दिया जाता है। इसी प्रकार से रेल परिवहन से जो आज नहीं पहले कोयले से रेल चलती थी, उससे जो धुआं निकलता था वे भी हानिकारक है। और आज देखते हैं तो रेल की जो गति है, उस रेल की गति चलने से केवल इतनी तेज आवाज भी आती है तो उससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन पाइपलाइन परिवहन के अंदर किसी प्रकार का ऐसे कोई पर्यावरणीय दोष नजर नहीं आता है। इसलिए पाइपलाइन परिवहन के अंदर हमें हानियां न के बराबर है, नहीं के बराबर दिखाई देती है। ये है हमारी पाइपलाइन परिवहन। अब देखते हैं कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के कौन कौन से प्रमुख जाल हैं। कि जो हमारा भारत देश है, उस हमारे भारत देश के अंदर पाइपलाइन परिवहन का क्या नेटवर्किंग फैला हुआ है, कितना जाल फैला हुआ है, किन किन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछी हुई है और वे क्षेत्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो उन पाइपलाइन के माध्यम से जो जाल बिछा हुआ है, जो मुख्य जो एक हमारी पाइपलाइन है, उसके साथ में एक उप शाखा को उसको जोड़ दिया गया है, जिसको मुख्य शाखा से अन्य शाखा के नाम से जाना गया है। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन जा रही है। अब इस पाइपलाइन के माध्यम से जैसे कोई इसकी एक शाखा इधर उत्तर में जोड़ दी, जैसे एक शाखा कहीं इधर इसको पश्चिम में, या एक शाखा इधर जैसे मान लीजिए दक्षिण में, इस प्रकार से जैसे एक शाखा ये, इस प्रकार से जो पाइपलाइन जो परिवहन है उसमें मुख्य शाखा के साथ कुछ उप शाखाओं में भी विभाजित कर दिया गया है, जिससे संबंधित क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब देखते हैं भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। जो भारत में जो पाइपलाइन है उसमें परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। जाल का मतलब ये स्थान है। जैसे आपने रेलवे परिवहन में रेलवे ट्रैक के बारे में अध्ययन किया था कि रेलवे ट्रैक जो है 3 प्रकार के होते हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मीटर लाइन।
तो ये जैसे लाइन है, ऐसे ही भारत में पाइपलाइन परिवहन की भी 3 प्रमुख जाल है, यानी कि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिससे पाइपलाइन गुजरती है। नंबर एक को अगर हम देखते हैं तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से, जो हमारे भारत देश में पूर्व दिशा की ओर है, असम राज्य, जहां पर डिगबोई जो क्षेत्र है वे पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। असम जो है, असम का जो डिगबोई क्षेत्र है जहां पर हमारे पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद में बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तक इसकी एक शाखा बरौनी, कह रहा है कि एक इसकी जो मेन शाखा है, जो इसकी मुख्य शाखा है, वे तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से लेकर गुवाहाटी तक जाती है और उसके बाद बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश का जो शहर कानपुर है वहां तक इसकी शाखा जाती है। उसकी एक शाखा बरौनी, दूसरी शाखा जो बरौनी है, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, हल्दिया पूर्वी समुद्र तट के ऊपर स्थित एक क्षेत्र है हल्दिया, जहां का बंदरगाह भी वहां पर स्थित है। तो राजबंद से होकर हल्दिया, तथा एक दूसरी जो शाखा है जो राजबंद से मोरी गांव तक, और उसके बाद में गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी ये इसकी उपशाखाएं हैं। किसकी? ये इसकी उपशाखाएं ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से जो गुवाहाटी, जो असम से लेकर जो गुवाहाटी तक जो एक पाइपलाइन बिछी हुई है, उसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे बरौनी से लेकर राजबंद होकर हल्दिया तक, और राजबंद से मोरीगांव और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ये इसकी कुछ शाखाएं हैं जहां पर पाइपलाइन का एक नेटवर्क फैला हुआ है। पाइपलाइन का एक जाल सा बिछा हुआ है। ये थी हमारी पहली पाइपलाइन परिवहन का पहला मार्ग कह सकते हैं, पाइपलाइन परिवहन का रास्ता कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं नंबर 2। ये नंबर 2 है हमारी गुजरात में सलाया से, जो सलाया एक स्थान है जो गुजरात में सलाया से वीरमगाम से मथुरा, फिर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वह सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर, पंजाब में एक स्थान है, शहर है जिसका नाम है जालंधर तक, और इसकी अन्य शाखा वडोदरा जो गुजरात में स्थित है, वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। जो दूसरी जो हमारी पाइपलाइन परिवहन की जो शाखा है, वे गुजरात में सलाया से लेकर वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते होते हुए पंजाब के जालंधर शहर तक जाती है। ये एक पाइपलाइन परिवहन का रास्ता है, मार्ग है, एक जाल है। और इसकी जो अन्य शाखा है, वे वडोदरा के निकट कोयली अर्थात कोयली जो स्थान है, कोयली गुजरात में स्थित है, जो वडोदरा के पास में ही स्थित है। तो कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ने का काम करती है।
अब देखते हैं नंबर 3। ये नंबर 3 हमारी नंबर 3 पाइपलाइन के परिवहन है। ये गैस पर आधारित पाइपलाइन है, जबकि ऊपर वाली जो दोनों थी वे पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चे तेल पर आधारित पाइपलाइन है। और ये जो पाइपलाइन है इसे हम गैस पाइपलाइन कहते हैं। ये गैस जो पाइपलाइन है ये हजीरा जो गुजरात में स्थित है, हजीरा से जगदीशपुर, और जगदीशपुर जो शहर है वे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश या गुजरात के हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर शहर को जोड़ने वाली एक गैस पाइपलाइन है, एक रास्ता है, से मिलाती है यानी जोड़ती है। कहां से? हजीरा से लेकर जगदीशपुर, हजीरा गुजरात में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में ये एक गैस पाइपलाइन है। और ये किस स्थान से गुजरती है? यह विजयपुर जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है, उस मध्य प्रदेश राज्य के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। और इसकी दूसरी जो शाखा है, एक शाखा हमारे राजस्थान स्टेट में, राजस्थान का जो एक जिला है कोटा, राजस्थान में जो जिला है कोटा जिला, कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश के जो शाहजहांपुर और उसके बाद में बमराला और अन्य स्थानों पर जाती है। तो जो नंबर 3 जो नंबर है, 3 नंबर जो लाइन है हमारी, ये गैस पाइपलाइन है, गैस पर आधारित एक पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को मिलाती है और जो विजयपुर मध्य प्रदेश के रास्ते जाती हुई इसकी एक शाखा राजस्थान के कोटा और कोटा के बाद में फिर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बमराला स्थान को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ये थी हमारी गैस पाइपलाइन। तो आज के वीडियो में हमने स्थल परिवहन का जो थर्ड पार्ट था, स्थल परिवहन की जो पाइपलाइन जो थी, पाइपलाइन के ऊपर हमने अध्ययन किया कि पाइपलाइन परिवहन का पहले किस प्रकार से प्रयोग होता था या उपयोग होता था, और आज आधुनिक काल में पाइपलाइन का प्रयोग किस प्रकार से बढ़ गया है, पाइपलाइन की कितनी डिमांड हो गई है, कितनी मांग बढ़ गई है, पाइपलाइन की हमने विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, पाइपलाइन किन किन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, साथ में हमारे भारत देश के अंदर पाइपलाइन परिवहन के 3 जो जाल थे उन जाल के बारे में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी आपको इस वीडियो में आपको समस्या हो या समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज करना, वीडियो में कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना। ओके, थैंक यू।